ठीक है, तो आज हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं, तो इसका डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये क्या है डाइपोल डाइपोल? क्या है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? में हम लोग जब इनिशियली चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो एक क्लासीफाई किए थे अकॉर्डिंग टू एनर्जी, मोर देन 42 किलो जूल पर मोल, 8 से लेके 42 किलो जूल पर मोल और लेस देन 8 किलो जूल पर मोल में हम लोग तीनों क्लासिफिकेशन किए थे। जहां पे हम लोग देख रहे थे कि लेस देन 8 किलो जूल पर मोल जो है वो वैन डेर वाल्स फोर्स में डाइपोल आता है, लेकिन ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो उसका हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है? इट इज स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन विच हाइड्रोजन is directly attached with फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये लोग क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। अब सपोज करो, मान के चलो H2O, सबसे इजी एग्जांपल हम लोग H2O ही लेते हैं। अब H2O का स्ट्रक्चर ऐसा देख लो, ऐसा लेते हैं, ठीक है, ऐसा बनाते हैं। अब ये क्या है? इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम में और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के बीच में एक इंटरेक्शन है। हम लोग बॉन्डिंग मतलब ये जानते थे कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर या इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हो रहा होगा, फिजिकल बॉन्ड बन रहा होगा, लेकिन नहीं, ये क्या है? एक इंटर न्यूक्लियर या इंटर न्यूक्लियर तो नहीं बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर बोलेंगे। वो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। और इसमें दो पार्ट्स होता है, दो टाइप्स होता है। इसका क्या है? दो टाइप्स है। एक है तुम्हारा इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये इंटरेक्शन किस लिए हो रहा है इसको समझना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस आएगा। इसमें क्या आएगा? डेल्टा प्लस आएगा। इसमें क्या आएगा? डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। तो डाइपोल में तो यही जानते थे कि से कुछ चार्जेस रहेगा जो सर्टेन डिस्टेंस में सेपरेटेड रहेगा, Q into D। तो ये इस इंटरेक्शन की वजह से हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है। साथ में ये कितना एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, लिख लो। दी एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन लाइज बिटवीन 8 to 42 किलो जूल पर मोल, ठीक है। कितना एनर्जी रिलीज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में। साथ में और एक स्पेशल केस हम लोग पढ़ेंगे, इसमें स्पेशल केस जहां पे कभी कभी कार्बन और क्लोरीन एटम के प्रेजेंस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी तक क्या पढ़ के आए कि जब हाइड्रोजन और इस तीन एटम का प्रेजेंस रहेगा तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन नहीं, कार्बन और क्लोरीन में भी होता है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? या तो कार्बन मेरा sp हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहेगा, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे? चीलेट फॉर्मेशन। क्या देखेंगे? चीलेट फॉर्मेशन। इसको आगे फर्दर हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल में, इसको नोट कर लो। चलो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट्स बिटवीन सेम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में लिखो, पहला वाटर का ही लिख लो। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें एक Cn नंबर आता है, Cn नंबर 2 है। क्या है Cn नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिंपली कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? इधर एक और इधर दो बना रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सिंपली। इसका और एग्जांपल लिख लो, अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल और वाटर का अगर सॉल्यूशन लेंगे तो कैसा बनेगा? ऐसा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।
आर क्या है मेरा, अल्काइल ग्रुप है। तो इस अल्काइल ग्रुप का जो चेन है, अल्काइल ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ कार्बन का चेन है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन जितना लंबा होते रहेगा उतना इसका सॉल्युबिलिटी घटते रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जितना बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतना घट जाएगा। उतार लो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। एग्जांपल नंबर 3 का एक है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन ऑफ CH3COOH in vapor phase। CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसी मॉलिक्यूल को यहाँ पे भी लिखना है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, तो इसको डाइमर बोलते हैं। इसको लिख लो। लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। KHCO3 फॉर्म्स डाइमर while NaHCO3 forms polymeric chain। polymeric chains। ठीक है, KHCO3 form dimer and NaHCO3 forms polymeric chain। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका सिंपली आंसर ये होगा कि जो K प्लस का जो आयन है और Na प्लस का जो आयन है, ठीक है, इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होगा तो जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी जो होगा K प्लस पे वो घटेगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी घटने की वजह से ये डाइमर फॉर्म बनाता है और ये NaHCO3 क्या करेगा, ये पॉलीमरिक चेन्स, लंबा लंबा चेन्स अपने आप जुड़ते रहेगा और बनाते रहेगा। 5 नंबर देख लो HF का। ठीक है, ये कैसा है, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है इसमें। ठीक है, तो जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये 120 to 130 140 डिग्री ऐसा डिपेंड करेगा, इसका एंगल वेरी करेगा, 120 से 130 140 डिग्री तक वेरी करता है। ठीक है, इसको लिख लो। 6 नंबर में H3BO3 का स्ट्रक्चर देख लो। ये जो कवर किया है ये वाला प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्लेनर शेप होता है इसका, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रखा हुआ है बाहर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, दूसरे और मॉलिक्यूल के साथ अपने जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, इसको उतार। 7 नंबर लास्ट एग्जांपल आइस का देख लो। ठीक है, आइस का देख लो। आइस का जो मैक्सिमम डेंसिटी कितना टेम्परेचर पर होता है, 4 डिग्री पे होता है मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, वाटर एक मस्त लिक्विड है, थोड़ा वाटर के बारे में जानकारी देते हैं। देखो, वाटर को जब हम लोग धीरे धीरे टेम्परेचर कम करते हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम करते हैं तो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर मोशन होता है वो बंद हो जाता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाता है, मॉलिक्यूल धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। ठीक है, सामने आएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, सामने आएगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन इसमें यही है कि वाटर में जब वाटर को हम लोग आइस में कन्वर्ट करके टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो 4 डिग्री तक मैक्सिमम डेंसिटी होता है, फिर धीरे धीरे उसका डेंसिटी कम होने लगता है, कंप्रेस हुआ, फिर धीरे धीरे मॉलिक्यूल बाहर जाने लगता है, एक्सपैंड करने लगता है। टेम्परेचर कम, मतलब 4 डिग्री से 3 डिग्री आया, एक्सपैंड हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है, 2 डिग्री आया, एक्सपैंड हो रहा है, 1 डिग्री एक्सपैंड हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है,
ये जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, ये अंदर में क्या है, वॉइड है, ठीक है, क्या है, वॉइड है, वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट के चक्कर में अब मॉलिक्यूल जब मान के चलो ठंडा हो रहा है, मतलब सामने आ रहा है मॉलिक्यूल, तो ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। जैसे जैसे आइस क्या है, क्रिस्टल शेप का है, सॉलिड फॉर्म है, तो उसको एक लैटिस स्ट्रक्चर बना के रखना है। लैटिस स्ट्रक्चर के चलते जो स्ट्रक्चर बनाएगा ये अंदर में खाली रहेगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगा। तो 4 डिग्री के बाद क्या होता है, डेंसिटी कम होने लगता है, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करके बना लो। कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला एग्जांपल लिख लो, एसिटिलीन और एसीटोन, एसिटिलीन प्लस एसीटोन, ठीक है। ये क्या है, एसिटिलीन, इसको मेनली हम लोग का आईयूपीएसी में अगर करेंगे तो इथिलीन होता है और ये प्रोपेनॉन होता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है। लेकिन ये तो ना ही फ्लोरीन है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी क्या है, उसमें लिखा है ना, कभी कभी कार्बन, कभी कभी क्लोरीन भी बनाता है। तो ये कार्बन क्या है, ध्यान से देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इसमें डेल्टा प्लस आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। दूसरा एग्जांपल लिखो, क्लोरोफॉर्म। अच्छा, क्लोरोफॉर्म क्या होता है बता दो, मतलब क्लोरोफॉर्म उसको सुखाने से लोग यूज करते हैं। बहुत जानती हो तुम। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन बेहोश तो होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है CHCl3, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इधर एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, CHCl और CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3 का, ठीक है। अब इसमें वही था, क्लोरीन है इसमें देखो, ठीक है, क्लोरीन है, इधर से और इधर से तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, लेकिन इधर खींच रहा है, तो वजह से डेल्टा प्लस आ रहा है, डेल्टा माइनस आ रहा है, लिख लो। स्पेशल केस नंबर 3 में लिखो, ऑर्थोक्लोरोफेनॉल। इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो ऑर्थोक्लोरोफेनॉल का, कुछ देर रुक रहे बनाओ ऑर्थोक्लोरोफेनॉल का स्ट्रक्चर। फेनॉल कैसा होता है, ऐसा होता है फेनॉल, ठीक है। अब ऑर्थो पे क्लोरो है, ये है सिंपली। अब अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से बनाएं तो इसके बीच में भी एक बॉन्ड होगा और इसके बीच में ऐसा होगा, ठीक है। स्पेशल केस, इसका नाम क्या है, चिलेट। 4 लिखो, क्लोरल। तो क्लोरल का फॉर्मूला क्या है, CCl3 बनाएंगे, ये वाला कार्बन। अब इसका क्या है, डबल बॉन्ड O होना चाहिए ना, तो इसमें रहेगा एक हाइड्रोजन, 1 2 3, ठीक है, ऐसा रहेगा। देखो यहाँ कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा हो रहा है, ऐसा रहेगा देखो। लेकिन जो स्ट्रक्चर के साथ जो फॉर्मूला है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो क्लोरल है डाइहाइड्रेट के रूप में प्रेजेंट रहता है। क्यों रहता है, लिख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है और ये भी एक चीलेट है, ठीक है। क्यों होता है, रीजन लिख लो, बता रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग stabilizes the chelate form, stabilizes the chelate form, resulting the existence of
हाइड्रेट फॉर्म दे दो, हाइड्रेट फॉर्म। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइजेस द चीलेट फॉर्म रिजल्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ चीलेट फॉर्म। तो इसके साथ ही स्पेशल केस सारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग उतार लो, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कब डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, कैसे फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इसका पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट बता रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्लोरीन, involvement of fluorine makes hydrogen bond stronger. Involvement of fluorine makes hydrogen bond stronger. ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड में फ्लोरीन है तो ये टॉप क्राइटेरिया है, इसको हमको देखना है। मान के चलो कहीं F और H, F और O, F और H, O और H और N और H का है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जहां पे मेरा फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है वो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ज्यादा डाइपोल क्रिएट करेगा वो। नेक्स्ट केस लिखो, इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में क्या करेंगे, एक एटम है X, H के साथ बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है Y के साथ। ठीक है, तो मान के चलो ये बॉन्ड लेंथ A है, स्मॉल है, बॉन्ड लेंथ स्मॉल b है। ठीक है, तो X जब ऑक्सीजन होगा ऐसा होगा और Y नाइट्रोजन वाला केस में ऐसा होगा। क्या बता रहे हैं, X अगर ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, तो इस केस में ऑक्सीजन अगर है तो डाइपोल ज्यादा क्रिएट करेगा ये FON। ठीक है, अगर Y इस केस में नाइट्रोजन है तब वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आप पूछ सकते हो क्यों, देखो समझने की कोशिश। मान के चलो OH है, OH इसके साथ ऑक्सीजन है, इसके साथ नाइट्रोजन है। ठीक है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, दोनों के X पोजीशन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम है और Y में अलग अलग है। तो ये दो में कौन ज्यादा, मान के चलो ये A है ये B है, तो क्या होगा, A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन A? तुम बताओ, इक्वल कैसे होगा? पहले किसको देखेंगे, एक्स को देखेंगे या वाई को देखेंगे? हम वही तो बोल रहे हैं, अगर X के पोजीशन में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो दोनों में ऑक्सीजन है तो ये क्राइटेरिया नहीं देखना है। अब इस पे आ जाओ, हाँ, तो Y वाले पोजीशन में अगर नाइट्रोजन है हाँ, तो B ग्रेटर देन A हो गया। समझ में आया क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है कि यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ नाइट्रोजन रहने से क्यों इसका बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगा? इसका रीजन है ना, क्योंकि अगर हम देखेंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, अब इधर जाएंगे तो क्या होगा, साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, साइज डिक्रीज कर जाता है। साइज डिक्रीज करने से एटम का साइज छोटा हो गया, एटम का साइज छोटा होगा तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इस केस में नाइट्रोजन स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और इधर वाले में ऐसा क्यों होता है, इधर वाले में वो डायरेक्टली बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है ये हाइड्रोजन पे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, ऑक्सीजन ज्यादा फ्लोरीन, नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन, इसके कंडीशन में, इसलिए ये एक्स पे अगर O है तो वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया? हम मान के चलो एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड 1, ये वाला बॉन्ड लेंथ, दोनों में बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ 1 और बॉन्ड लेंथ 2। ठीक है, 1 ग्रेटर देन 2 होगा कि 2 ग्रेटर देन 1 होगा? 1 ग्रेटर देन 2 और 2 ग्रेटर देन 1। हाँ, क्वेश्चन है ये अलग है, बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ रहे हैं, सिर्फ इसके बारे में, ये नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं 1 ग्रेटर देन 2। 1 ग्रेटर देन 2, तुम बताओ, 2 ग्रेटर देन 1, मतलब वो या तो ये दोनों में से कोई एक सही है। देखो ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सही होगा ना,
ये जितने करीब है, इसका जो फोर्स जितना ज्यादा है, इसका तो फोर्स में अंतर है। अब अंतर है बोल के इसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ये वीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटिवली कोवैलेंट बॉन्ड से वीक है। वो पहला क्लासिफिकेशन में बताए थे ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ आता है 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ आता है 8 और 42 के बीच में। तो ये ज्यादा ये कम हो जाएगा ना इस कंपेरिजन में, तो ये दूर रहेगा, तो 2 > 1 हो जाएगा बॉन्ड लेंथ में। या इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड का, जिसका एनर्जी जो है ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। अभी एक्सेप्शन को ध्यान से देखो, KHF2 को कैसे बनाएंगे? K प्लस ठीक है। देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये एक ही मॉलिक्यूल में तुम्हारा आयोनिक भी है, ठीक है, आयोनिक भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, और क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड भी है, तीनों प्रेजेंट है। अब इसमें हम बता रहे थे ना बॉन्ड लेंथ का, मान के चलो ये x है, ये y है, और इसका एनर्जी क्या है 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, मतलब वो कोवैलेंट बॉन्ड वाला पार्ट में आ गया क्लासिफिकेशन में। हाँ, तो अभी ये क्या है कि ये जो है x = y के बराबर हो जाएगा, मतलब y कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ, कोवैलेंट का तो बॉन्ड लेंथ जो y है और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? नहीं, लास्ट वाला लाइन क्या बोले? इसका एनर्जी देखो बता रहे हैं, थोड़ा इसको सामने ला देते हैं तब समझ में आएगा। F-, देखो हम बोल रहे हैं कि KHF2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये दोनों के बीच में आयनिक इंटरेक्शन है, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरेक्शन है, और ये दोनों के बीच में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम आगे में क्या पढ़े कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज्यादा होता है कोवैलेंट बॉन्ड से, क्योंकि वीक है, बड़ा दूर रहेगा। लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस केस में क्या होता है कि मेरा जो इसका बॉन्ड लेंथ है, इसका बॉन्ड लेंथ है, वो इक्वल हो जाता है। बस इतना याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का, हाँ, दोनों का बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का दोनों का लेंथ जो है वो इक्वल हो जाता है। वो सिर्फ इसी कंपाउंड के साथ है? हाँ, इसी के साथ है। सिर्फ? हाँ, इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है। हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक तरफ बना लो प्रॉपर्टी, इंटर इंट्रा, पहला बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर। ठीक है, बताओ अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में मेरा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में क्या अंतर आएगा बताओ? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता घटता कब है? बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कब आता है? जब कोई दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन है बहुत स्ट्रांग हो गया, तो जो एनर्जी दोगी उसको, एनर्जी को ओवरकम करने के लिए ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा इंटर में, जब हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जिस्टेंस बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब समझो कि जैसे अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल जब हम डाल रहे हैं वाटर में तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अब उसके वजह से वो सॉल्युबल हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी के लिए भी जिम्मेदार है, बढ़ेगा। अब इसमें तुमको याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इंट्रा वाला में क्या करेंगे हम लोग, इंट्रा वाला में जो इंटर होगा उसको ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा। इसे उतार लो।